बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड पोर्शन से, उस टॉपिक का नाम है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवेपोरेशन क्या होती है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं और इसके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर एंड पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक में से बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स कि जब बारिश होती है गलियों में या मैदानों में, जो पानी खड़ा होता है, जो पानी वहाँ पे जमा हो जाता है, वो पानी खुद ब खुद कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद वो खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर होता है, वो एवेपोरेट करता है, बुखारात बनता है। बुखारात बन के वो हवा में शामिल हो जाता है, यानी पानी वहाँ से उड़ जाता है। उस उड़ने के अमल को, उसको हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहते हैं। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड। स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का खुद ब खुद कन्वर्ट होना, खुद ब खुद तब्दील होना इनटू वेपर्स। वेपर्स में कन्वर्ट होने के अमल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। अब ये एवेपोरेशन का अमल किस तरह से होता है? ये हमने पढ़ रखा है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जीज़ को भी चेंज करते हैं। जब टकराते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किस चीज़ के साथ है? मोशन के साथ। अगर हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड मौजूद है, वाटर को ही हम ले लेते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, और साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल्स मूव भी कर रहे होते हैं। मूव करने की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होती है। जिन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, पढ़ रखा है हमने। तो जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उन पे डोमिनेट कर सकें, यानी उनको तोड़ सकें। जो दूसरे मॉलिक्यूल्स इधर उधर से उसको खींच रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब वो फोर्सेस टूट जाएंगी, वो फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर वो जो मॉलिक्यूल होगा वो फ्री हो जाएगा, वो वेपर बन के वो हवा के अंदर चला जाएगा। जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर सकें और एस्केप कर सकें, बच के हवा में जा सकें। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। तो कौन से मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं? मॉलिक्यूल्स कौन से एस्केप करते हैं? हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी have tendency to escape, यानी उनमें ये सलाहियत होती है कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करें और वेपर्स में कन्वर्ट होकर हवा के अंदर चले जाएं। अब इसमें जो नेक्स्ट बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो एवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। एवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है, यानी जो एवेपोरेशन होती है किसी भी लिक्विड की, वो सरफेस से होती है। मॉलिक्यूल सरफेस से एवेपोरेट करते हैं। अब इंटीरियर से या बल्क से मॉलिक्यूल क्यों नहीं एवेपोरेट कर सकते, हालांकि उनकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। सपोज ये एक मॉलिक्यूल इंटीरियर में बैठा हुआ है, इंटीरियर दरमियान को कहते हैं या बल्क दरमियान को कहते हैं। इसके इर्द गिर्द बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। ये बहुत से मॉलिक्यूल्स इसके इधर उधर मौजूद हैं। अब अगर इस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो भी जाती है, ये अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर लेता है,
तो ये भाग के कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब ऊपर और भी मॉलिक्यूल्स बैठे होंगे, जब ये उन मॉलिक्यूल से टकराएगा तो हो सकता है ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर दे। अपनी जब काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा तो वो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स बैठे होंगे इसको दोबारा से पकड़ लेंगे, ये एस्केप नहीं कर सकेगा, दोबारा से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन जाएंगी। तो यहाँ से बच के भागना इसके लिए मुश्किल है। अगर ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेता भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक भी करता है, तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा एस्केप करने के लिए, जो इसके इर्द गिर्द और मॉलिक्यूल्स होंगे ये उनसे टकराएगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करेगा, वो मॉलिक्यूल्स फिर इसके साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगे। तो यहाँ से मॉलिक्यूल बच के बाहर नहीं जा सकता। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो अट्रैक्शन होती है वो सिर्फ एक ही साइड से होती है। सपोज ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को सिर्फ इसके जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो इनके नीचे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या ऐसा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जब ये मॉलिक्यूल अपनी फोर्सेस को ब्रेक करेगा तो फिर इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है ऊपर। जैसे ही फोर्सेस ब्रेक होंगी ये मॉलिक्यूल की जो सरफेस है उसको लीव करके एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे वेपर्स की फॉर्म में। तो यहीं से जो है एवेपोरेशन का अमल होगा सरफेस से। इंटीरियर से एवेपोरेशन नहीं होती, दरमियान से एवेपोरेशन नहीं होती। जो मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो सरफेस से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो क्या है, वो एक सरफेस फिनोमिना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एवेपोरेशन इज़ ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं हीट चेंजेस के लिहाज से, एक्सोथर्मिक भी होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं। एक्सो जिसमें हीट सिस्टम से रिलीज़ होती है उसको हम एक्सो कहते हैं। अगर हीट सिस्टम में इन हो रही है तो उसको एंडो कहते हैं। अब हमें पता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इन्होंने ब्रेक होना है, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने ब्रेक होना है। ब्रेक होने के बाद कौन से मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का मतलब उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये बार बार हम बात कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। तो कौन से मॉलिक्यूल लीव कर रहे हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जब ज़्यादा टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं तो इसका मतलब जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनका टेम्परेचर लो होता है। और हीट की फ़्लो का हमने रूल पढ़ा हुआ है, हीट फ्लोज फ्रॉम colder body to hotter body, heat flows from hotter body to colder body। जो हीट होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाली जगह की तरफ मूव करती है। अब चूँकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लीव कर गए, कम काइनेटिक एनर्जी वाले बचे, तो जो हीट होगी जो यहाँ से सराउंडिंग से मूव करेगी यहाँ पे इसके अंदर, ताकि इसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। चूँकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट जज़ब हो रही है, हीट सिस्टम के अंदर आ रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। इस बात को याद रखना है हीट के फ़्लो के रूल को, कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से मूव करती है। कोल्डर बॉडी की तरफ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लीव करके जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी वाले बचेंगे, टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग से हीट मूव करेगी उस टेम्परेचर को इक्वलाइज करने के लिए, उसको मेनटेन करने के लिए। चूँकि हीट जज़ब हो रही है इसलिए इसको हम कहते हैं ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी से एक और बात निकलती है कि जो एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि एवेपोरेशन जहाँ से होती है वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस होती है। अब मैंने आपको बताया कि लिक्विड के अंदर जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लीव करते हैं तो कौन से मॉलिक्यूल बचते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी वाले, कम टेम्परेचर वाले। जब सराउंडिंग से हीट जाएगी, सराउंडिंग से टेम्परेचर जाएगा, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा।
जब सराउंडिंग से हीट मूव करेगी तो उस हीट मूव करने के नतीजे में क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाएगा। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होगा तो हमें कूलिंग प्रोड्यूस होगा, कूलिंग जो है वो फील होगी। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे हम नहाने के बाद बाहर निकलते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर वाटर मौजूद होता है। अब वो वाटर एवेपोरेट होता है, एनर्जी कहाँ से लेता है, टेम्परेचर कहाँ से लेता है एवेपोरेट होने के लिए, हमारी बॉडी से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एवेपोरेट होता है। जब हमारी बॉडी से टेम्परेचर निकलता है, एनर्जी निकलती है, तो हमें ठंडक महसूस होती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा होता है हमारी बॉडी का। इस तरह से जब हम किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ से एवेपोरेशन हो रही हो, मिसाल के तौर पर गर्मियों की शाम है, साइडों पे दरख्त लगे हुए हैं, जंगल है साइडों पे, उसके दरमियान से आप गुजर रहे हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो हवा होती है वो ठंडी होती है, वहाँ पे जो हवा होती है वो ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे दरख्त मौजूद नहीं होते, वहाँ पे हवा गर्म होती है। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि दरख्तों से हमेशा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एवेपोरेट हो रहे होते हैं, एवेपोरेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एवेपोरेट करते हैं, लो वाले वहाँ पे होते हैं, तो इधर से हीट भागती है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जब हीट भागती है तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हमें उस जगह के ऊपर जो है वो टेम्परेचर कम महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। तो इसीलिए जो एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करती है। जहाँ से एवेपोरेशन हो रही होती है उसके जो इर्द गिर्द का इलाका होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हीट मुसलसल मूव कर रही होती है एवेपोरेशन वाली जगह की तरफ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवेपोरेशन क्या प्रोड्यूस करती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग की, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस एवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, तो उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला तो फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मैंने बताया कौन से मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं विद हाई काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लीव कर सकेंगे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कम मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करेंगे, एवेपोरेशन स्लो होगी। सपोज वाटर को ही हम ले लेते हैं, वाटर हमारे पास मौजूद है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरी जगह पे भी सेम वाटर की अमाउंट मौजूद है 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम टेम्परेचर देते हैं इसको 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इसको हम टेम्परेचर देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा वाटर जो होगा वो जल्दी एवेपोरेट करेगा, अमाउंट तो सेम है। ये वाला वाटर जो होगा ये जल्दी कम टाइम में एवेपोरेट कर जाएगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें सेम है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो और टेम्परेचर के बढ़ाने से किस चीज़ पे इफेक्ट होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, एवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर भी एवेपोरेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि जिस जगह से मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर रहे हैं उसका एरिया कितना है। सपोज 2 जगह पे हमारे पास वाटर मौजूद है, एक का सरफेस एरिया ये है, ये सरफेस एरिया, और दूसरे का सरफेस एरिया ये है, ये सरफेस एरिया। और मैंने आपको बताया कि जो एवेपोरेशन होती है ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से मॉलिक्यूल्स ने एवेपोरेट करना है। अब सपोज इसमें भी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, इसमें भी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर कम मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर सरफेस के ऊपर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने सरफेस के ऊपर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी
एस्केपिंग टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा मालिक्यूल्स यहाँ से एवेपोरेट कर सकेंगे, लेकिन यहाँ से जो है वो कम मालिक्यूल्स एवेपोरेट कर सकेंगे। इसलिए जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये कैसे इफेक्ट करती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हमने इसी चैप्टर में पढ़ रखा है। डाइपोल फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर डाइपोल फोर्सेस है, और फिर उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो अगर हमारे पास दो ऐसे लिक्विड हों जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस हो, जिस तरह वाटर और पेट्रोल, जिसको गैसोलाइन कहते हैं, पेट्रोल को गैसोलाइन भी कहते हैं, अगर इनकी सेम अमाउंट हो हमारे पास सेम टेम्परेचर पे, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पेट्रोल एट सेम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो कौन जल्दी इवेपोरेट करेगा? पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, इसीलिए पेट्रोल को ढांप के रखते हैं, क्योंकि इसके इवेपोरेट होने की, इसकी एस्केप होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसमें होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, वाटर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जबकि पेट्रोल में, जबकि वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एज कंपेयर टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये एवेपोरेशन के क्या होंगी? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो एवेपोरेशन कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो एवेपोरेशन कम होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसलिए पेट्रोल ज़्यादा एवेपोरेट करता है सेम टेम्परेचर पे, और जो वाटर है ये कम एवेपोरेट करता है। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है, एयर जो है, एयर भी इफेक्ट करती है। अगर एयर की जो स्पीड है, जो हवा है वो ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, एवेपोरेशन का जो अमल होगा वो तेज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हवा नहीं होगी तो एवेपोरेशन का अमल सुस्त होगा। इसको आप ऐसे समझ लें कि जब नहाने के बाद अगर हम पंखे के नीचे बैठ जाएं तो हम ज़्यादा ठंडक महसूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम पंखे के नीचे ना बैठें। तो हवा से क्या होता है? हवा से वेपोरेशन बढ़ती है, और वेपर्स ने एनर्जी कहाँ से लेनी है? हमारी बॉडी से लेनी है। अगर ज़्यादा वेपर्स वेपोरेट होंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी लेंगे, हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। अगर कम वेपर्स वेपोरेट करेंगे तो कम एनर्जी लेंगे हमारी बॉडी से, हमें ज़रा कम जो है वो ठंडक महसूस होगी। तो जितना हवा ज़्यादा होगी उतनी ही वेपोरेशन तेज़ हो जाती है, तो उतनी ही ज़्यादा कूलिंग भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से बन सकते हैं। एवेपोरेशन एक दो बार उसने लॉन्ग में पूछा भी हुआ है। पूरा एवेपोरेशन को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एक एक टर्म को मैंने आप समझा दिया एवेपोरेशन के अंदर जो होती है। ये पूछ सकता है कि एवेपोरेशन इज़ ए सरफेस फिनोमिना, इसको एक्सप्लेन करो। तो आप इजीली अब बता सकते हो कि अंटीरियर से या दरमियान से मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं एस्केप कर सकते। जब सरफेस पे आते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, तो उनके ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नीचे से ही होती हैं, जैसे ही वो टूटती हैं तो वो इजीली हवा के अंदर चले जाते हैं वेपर्स बन के। इसके बाद वो ये पूछ सकता है एवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, इसको एक्सप्लेन करो कि क्यों कूलिंग प्रोड्यूस करती है। वो मैंने आपको डिटेल से बताया कि क्यों कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि नहाने के बाद आफ्टर बाथ अगर हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें क्यों ठंडक क्यों महसूस होती है, ज़्यादा सर्दी क्यों लगती है। उसकी वजह भी यही है कि रेट ऑफ वेपोरेशन फास्ट हो जाता है और जो एनर्जी जाती है वो हमारी बॉडी से जाती है, तो इसलिए हमें कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर एवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये एवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करती हैं, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वाई एवेपोरेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तकरीबन इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने सारी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो आपके जहन में ना रहे। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।